नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और फ्रांस और भारत के रिश्तों को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट को संबोधित किया। इस समिट में भारत फ्रांस कनाडा के साथ सह अध्यक्षता कर रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को नया आकार दे रहा है। एआई सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई लाखों जिंदगियां बदल सकता है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई दूसरी टेक्नोलॉजी से काफी अलग है और इससे सतर्क रहने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का विकास काफी तेज रफ्तार से हो रहा है। मोदी ने कहा कि एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। वक्त के साथ साथ रोजगार का रूप भी बदल रहा है। हमें एआई से रोजगार संकट पर ध्यान देना होगा। एआई को लेकर हो रही चिंताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि टेक्नोलॉजी नौकरी नहीं लेती है। एआई से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और हमें लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। भविष्य के लिए हमें अपने लोगों के स्किल और रीस्किल में निवेश करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने संसाधनों, प्रतिभाओं को एक साथ लाना चाहिए। ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना चाहिए जो विश्वास, पारदर्शिता को बढ़ाए। हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डीप फेक से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहिए। क्या है एआई और कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, इसे समझने के लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं तमाम प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में क्या कुछ कहा। Today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. और क्या कहेंगे जब आप प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले? हमारे जोश और उत्साह की तो कुछ बात ही नहीं है। वो तो एट द पीक ऑफ द लाइफ। और आज तक 6 बार यहाँ पर आ चुके हैं। हर बार हमारी जो खुशी है वो दुगना होती रहती है। और इस बार जब आ रहे हैं तो बिल्कुल नया टॉपिक पे ही इज़ गोइंग टू चेयर द मीटिंग अलॉन्ग विद कोरिया एंड फ्रांस, ओके, ऑन द एआई समिट. सो we know how important the people in the world, the countries, the globally, they are considering India. तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए और खुशी भी है उनको. मैं एक किताब देख पा रहा हूँ जी, ये में भी देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा ये बताएं. जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की खुद की लिखी हुई किताब है.
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट की आज सह अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को संबोधित करते हुए एआई किस तरह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, एआई कितना महत्वपूर्ण है लोगों के जीवन में और किस तरह से भारत जो एक बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर वो अपना योगदान दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर, इसका भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्म को लेकर, एक्सचेंज को लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रियां है, फ्रांस है, अमेरिका है और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनके अंदर जिस तरीके से तेजी से एआई का विस्तार हो रहा है, एआई का विकास हो रहा है और भारत के अंदर किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन सबसे अहम चर्चा ये रही कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आती है, कुछ खतरे भी सामने आते हैं, जिसमें से एक का यहाँ पर चर्चा की गई वो थी डीप फेक वीडियोस को लेकर। तो इस खतरे का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और साथ ही साथ कहा कि जितनी भी कंट्रीज है जो इस एआई एक्शन समिट के अंदर शामिल हुई है वो सभी साथ में मिलकर न केवल इस टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज को लेकर बल्कि इससे आने वाली चुनौतियों को भी साथ में मिलकर निपटना होगा। इसके लिए साथ में मिलकर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जिससे आने वाले खतरों को निपटा जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एआई एक्शन समिट के अंदर अपना संबोधन दिया बल्कि फ्रांस और भारत के रिश्तों को एक दिशा मजबूत यहां पर कदम भी मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रूस के बाद फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा भारत का रक्षा क्षेत्र के अंदर सहयोगी रहा है। भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार अगर किसी देश से खरीदता है तो वो फ्रांस है, जिससे 33% हथियार भारत खरीदता है। सबसे बड़ा सप्लायर रूस के बाद फ्रांस है भारत के साथ। तो इस दौरान कई रक्षा समझौते भी भारत और फ्रांस के बीच में हो सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के अंदर एक कॉन्सुलेट का उद्घाटन भी कल करने वाले हैं। वही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जिन भारतीय सैनिक शहीद हुए उनको भी कल प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने वाली हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले साल भारत अपने आप को खुशनसीब समझेगा जब एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता करेगा। तो इन्हीं पर चर्चा करने के लिए कि एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते भारत के अंदर एआई का क्या फ्यूचर है या एआई से भारत का क्या फ्यूचर है, साथ ही साथ एआई के डेवलपमेंट के साथ जो चुनौतियां सामने आएंगी भारत उनसे कैसे निपटेगा, इसके अलावा भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरीके से आगे और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। रोहित पांडे साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और अनुज भास्कर एआई एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले अनुज जी, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एआई एक्शन समिट को संबोधित किया और वहां पर जो कुछ बातें प्रधानमंत्री ने कही है, सबसे पहला तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है और इस लिहाज से देखूं तो भारत का फ्यूचर क्या होगा, एआई के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए या फिर एआई का भारत के अंदर फ्यूचर क्या होगा एज अ डेवलपिंग कंट्री। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एज अ डेवलपिंग कंट्री और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के नाते एआई भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जी। चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो मौसम विभाग की बात करें, ऐसी कोई भी जो है बुनियादी सुविधा की बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, जहां एआई एक महत्वपूर्ण टूल नहीं हो सकता। नॉट जस्ट कि एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा देश,
हमारा देश इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आईटी क्षेत्र में हमेशा हमारा देश अग्रसर रहे और जिस तरह की मैन पावर हमारे पास इस समय है, हम नॉट जस्ट की एआई में जो है अपने देश की सुविधा जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जी और अन्य अदर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, हम दुनिया भर में इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सोशल वेलफेयर का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, और जब आपने डिजिटल यहाँ पर बात की, डिजिटली बात की, तो यूपीआई भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसका न केवल देश के अंदर बल्कि जो दूसरे देश है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है। ऐसे में एआई की जब बात करते हैं तो ऐसे में जब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो वो इसमें बहुत ज्यादा आगे है। और जब एशिया की भी बात करते हैं तो चीन का जो डीप सीक है उसने भी अमेरिका की कहीं ना कहीं नींद उड़ाई हुई है। तो इन सबके बीच भारत को अपने आप कैसे उस पटल पर ले जाकर रखेगा, कैसे भारत दुनिया को इस एआई के मामले में वो टेक्नोलॉजी दुनिया को प्रोवाइड कराएगा, और वो भी सस्ते दामों पर जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि हमारे इसरो जैसा कि आपने कहा मौसम को लेकर, तो इसरो जो दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाता है, जो इतने कम खर्चे के अंदर वो जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, जिस तरीके से वो स्पेसएक्स की बात कर ले, फिर चंद्रयान मिशन की बात कर ले, ऐसे में एआई को किस तरीके से भारत दुनिया के पटल पर रखेगा? जी अनुज जी। हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं आप ये जी सवाल? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, बेस तो ऑलरेडी बन चुका है। नेस्कॉम जैसी संस्था है इंडिया में जो कि आईटी क्षेत्र में बहुत अग्रसर है, और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, आप इवन विदेश में भी देखेंगे हमारी मैन पावर की डंका अलग बजी हुई है। अमेरिका जैसे देश की अगर बात करेंगे, वहां पर जितने सीनियर लीडर्स दिखेंगे आपको आईटी संस्थान के, वो आपको इंडियंस दिखेंगे। तो मैन पावर हमारे पास है, प्लेटफॉर्म हमारे पास है और ब्रेन हमारे पास है। जी धीरे धीरे जो है कंपनी हमारी बहुत ज्यादा विकसित होती जा रही है। पहले वो टेक्नोलॉजी में सर्विस प्रोवाइडर थी, अब फिर वो सर्विस डेवलपर बनी, अब वो जो है एक कॉन्सेप्ट और आइडिया को लेकर एक जो है प्रोडक्ट डेवलपर बन चुकी हैं। तो ये एक सही मौका है जिसको हम यूटिलाइज करें और पूरे अपने देश में और पूरी दुनिया में जो है एआई की जो क्षमता है उसे लीवरेज करें, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर, आपका जो है मौसम विभाग के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए हो। ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है हम अपने जो है क्रिएशंस के द्वारा अपने जो है चाहे वो जी आपका बात करें स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें, चाहे हम बात करें सुपर इंटेलिजेंस की बात करें, या वीक एआई जो अभी चल रहा है, वीक एआई ज्यादा चल रहा है, इन सभी को लीवरेज करते हुए हम एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के। जी अनुज जी बिल्कुल, ये बातें सारी आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट कही। चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो या मौसम का फील्ड हो, उस मतलब हर एक के फील्ड के अंदर एआई काफी मददगार होगा। लेकिन लोगों को जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि लोगों के अंदर एक डर होता है कि कहीं एआई के आने से और एआई का जिस रफ्तार से विकास हो रहा है उसकी वजह से कहीं लोगों का रोजगार ना चला जाए। लेकिन फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंप्यूटर की जब क्रांति देश के अंदर आई थी तब भी लोगों के जहन में ये डर था कि कंप्यूटर की क्रांति आई है, लोगों का रोजगार चला जाएगा। लेकिन कंप्यूटर रोजगार देने के मामले में आगे आया। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, रोजगार देने का एक जरिया होती है, एक नए तरीके से रोजगार ये देती है। एग्जैक्टली मैं बहुत से फोरम्स पे हर बार जब भी मेरे से सवाल पूछा जाता है मैं यही उदाहरण देता हूँ कि जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था तो अलग अलग तरीके से इसका विरोध किया गया था। बट आज के समय में देखिए कंप्यूटर सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। आप अगर विदेशों के जैसे टेस्ला हो गए, एलॉन मस्क वगैरह, इनके आप जो है थॉट प्रोसेस से देखें, ये मार्स पर कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, चांद पर कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं। हम इस ब्रह्मांड का, इस मल्टीवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास काम करने को इतना कुछ है जिसके बारे में हम जो है अगर सोच का विस्तार करें तो एआई जैसी टेक्नोलॉजी तो हमारे को जो है चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी की बात हो, इन्हीं सभी जगहों पर वो हमारे को मदद कर सकता है। और जितनी बड़ी जनसंख्या हमारी, आप सोचिए इतने बड़े बड़े जैसे कुंभ का मेला हमने ऑर्गेनाइज करा, इन जगहों पर ये एआई का कितना अच्छा उपयोग करके जो है देश और दुनिया में हम एक उदाहरण साबित कर सकते हैं।
बस ये कहना कि जी, इससे जी। जॉब चली जाएगी, मुझे तो लगता है इससे तो इतने सारे पैराडाइम खुल जाएंगे कि जॉब्स के अवसर जो है अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे। एआई को आप एक छोटी टेक्नोलॉजी मत समझिए, ये ऐसी कोई जो है हमारी सोशल या जो है हमारी इकोनॉमिकल व्यवस्था नहीं है जिसको ये जो है बूस्ट नहीं कर सकता, जिसको ये जो है एक अलग दिशा पे नहीं ले जा सकता। जी, बिल्कुल अनुज जी, और आपने महाकुंभ का जिक्र किया, बाकी गेस्ट के पास भी आऊंगी, लेकिन आपने महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ के अंदर जिस तरीके से चैट जीपीटी का और चैटबॉट का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, लेकिन लोगों को सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा। तो सबसे पहले तो देश के अंदर इसकी चर्चा शुरू करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके, इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में जान सके, और साथ ही साथ लोगों के जहन में जो भी सवाल होते हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हो या फिर इसकी सिक्योरिटी को लेकर जुड़े सवाल हो, उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पर देने होंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज इस मामले में ये है कि आप इसकी चर्चा कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इससे हमारा जीवन किस तरह से आसान होगा। ऑब्वियसली देखिए, प्रचार प्रसार इसमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं तो इसके जो है बहुत सारे फेलियर्स और डिसएडवांटेजेस भी हैं जी। अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे डीप फेक्स हो जाते हैं, वॉइस क्लोनिंग हो जाती है, वीडियो इमेज क्लोनिंग हो जाती है, और आप देखेंगे जैसे अभी हम इलेक्शंस में ही देखें, अभी पीछे ताइवान में जब इलेक्शन हुए थे तो चाइना ने जो है Storm 807 करके एक संस्था करके जो है पूरा इलेक्शन को जो है इन्फ्लुएंस करा था। तो ऐसी कई गतिविधियां इससे करी जा सकती हैं। लोगों को जागरूक करना तो सबसे महत्वपूर्ण काम है, और एक स्ट्रॉन्ग जो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और इसका जो है ना लीगल आउटफिट भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं और ऐसे समय का मिसयूज करना बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल अनुज जी। रोहित जी, देखिए अनुज जी ने अभी एआई के बारे में बताया कि किस तरीके से इसकी उपयोगिता है और भारत में फिलहाल इसको लेकर क्या काम चल रहा है और लोगों में किस तरह से जागरूकता लानी चाहिए ताकि वो समझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार क्या है। उनके जहन के अंदर जो तमाम सवाल उठते हैं उनको लेकर भी उनको जागरूक करना होगा। आपसे जानना चाहूंगी सर, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ कुछ चुनौतियां भी सामने लेकर आती है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती है, जिसमें जो हमारा प्राइवेसी डेटा है उसका ब्रीच होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें भी इसके साथ आएंगी, तो भारत इन चीजों को कैसे टैकल करेगा, कैसे इन चीजों को काउंटर करेगा? देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करेगी जी। और जैसे कंप्यूटर से इसको अलग हटके अगर देखा जाए तो वो कंप्यूटर एक अलग अपना रोल रखती है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया है टेक्नोलॉजी, इसका रोल अलग है। अब आप समझिए कि ये ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कैसे कर रहा है। अब आप कम समय में बहुत सारी चीजें आप कोई चीज अडॉप्ट करेंगे, कोई चीज आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब समय बचाना है आपको। अब जो आदमी, एक इंसान अपने माइंड को इस्तेमाल करके वो काम को करता था, अब उसको आसानी से उस काम को करेगा। लेकिन देखिए, अब आपके माइंड पे क्या असर होना है कि इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां तब आती है जब कोई टेक्नोलॉजी आती है और नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपडेट करने में हमेशा सरकार लगी रहती है। समय बचाना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा, आप हर फील्ड में आपको काम करना है, तो कम समय रहते ज्यादा कोई चीज की प्रोडक्टिविटी हो और उसका कुछ फायदे लोगों को, जनता को मिले, ये एक मनसा रहती है एक सरकार की। आप इसके देखिए, आप इसके जो फायदे ये है कि इसके जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो आपके फायदे होते हैं। इसके जो 24/7 जो अवेलेबिलिटी होगी वो आपको मिलेगा। तो अभी जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि एक जॉब डिस्प्लेसमेंट वाली जो बात की, वो एक खतरा है। एक लोगों के लिए जो आप अपने दिमाग से, अपने काम से उन चीजों को आप एग्जीक्यूट करते थे, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन दूसरे के माध्यम कई और सोर्सेज हो सकते हैं जिनको और एम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा जो ऐसी टेक्नोलॉजी आने से होता है वो होता है कि आपका क्राइम, आपका जो डेटा देखिए, आप डेटा जब आप कोई चीज शेयर कर देते हैं, सारी डिटेल आप पब्लिक फोरम में डालते हैं या नेट पे डालते हैं या वो सब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो मशीन ऑपरेट कर रही है। तो आप कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं, जो डिटेल्स हैं आपकी,
वो अब लोग जो क्रिमिनल माइंड्स के लोग हैं जो इसको हैक कर लेते हैं, जो हैकिंग करते हैं, वो कैसे वो एक अपराधी उस डेटा को कैसे परचेज करेगा और इसके बाद कैसे इस्तेमाल करेगा। अभी देखिए, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में सब पे कोई ना कोई एक आपके पास एक डिस्क्लेमर आ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट का। अब डिजिटल अरेस्ट कैसे आया? ये सब एआई के माध्यम से हो रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब जो इतना बढ़ावा दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी चुनौती है एक सरकार के लिए कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। साइबर लॉ, साइबर क्राइम, ये देखिए अब आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा क्राइम जो है साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। हम लोग इस फील्ड में हैं, आपके पास भी हम लोग इस फील्ड में है, तो पता है कि वो किस तरीके किस काइंड के की अपराध हो रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक नई सुप्रीम कोर्ट, फेक सुप्रीम कोर्ट बना दिया किसी ने। वो कैसे हुआ? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हुआ। तो आप नए वॉइसेस, आप फेक कॉल्स, ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये आपको आपके कंट्रोल से बाहर इसलिए है क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी अभी आपने अपडेट नहीं की है। इंडिया बहुत पीछे, इंडिया इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकती है जितना हम एआई को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आप चाइना नहीं बन सकते। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइना का जो अपडेट है, चाइना का जो माइंडसेट है, जो उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, वो जो उनका जो रिसर्च वर्क है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। वहां तक पहुंचना मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फायदे आप यही देख रहे हैं कि आप एक डॉक्टर के भी, आप अगर मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, अब रोबोट आपकी सर्जरी करेगा जी। तो रोबोट सर्जरी करेगा, तो अब रोबोट सर्जरी कर रहा है तो आप उस पर डिपेंड हो गए। तो फायदे नुकसान जो आपके हैं, आपके जो डेटा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी आपने जो बहुत इंप्रूव करनी है, देखिए ये बहुत ऐसी एक रिवोल्यूशन कह सकते हैं कि ऐसी क्रांति है कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत इसका रिप्रिकॉशन, इसका इफेक्ट किसी एक आदमी पे पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा। तो इससे भी बच के रहना है। और हमें अब देखिए डेटा जो लीक होने की बात है, उस पर ज्यादा हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेटा लीक होने के बाद आपकी जो गाड़ी कमाई है, आप सब कुछ जो है गंवा देते हैं। आप उनको पकड़ना, आपको उन लोगों को, और जो डिजिटल इंडिया बनाने का जो एक सपना है और जो बन रहा है, और जिसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रुकावट आएगी, और एक नई कानून का एक नया अमेंडमेंट होने जाएगा, जिससे कि आपको एक नई परिभाषा देखने को मिलेगी कानून में। कानूनी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसको लॉन्च करने से पहले, या जितने भी आपके ये नेशनल जो स्ट्रेटजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी 2018 में किया है, जो नीति आयोग ने भी इसको बनाया है, इसको देखिए, आप इसको लॉन्च तो करा है, लेकिन इसके फायदे तो है, नुकसान कितना है उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, तभी कोई चीज लॉन्च करी जाए। देखिए, पर्सनल डेटा जो आपका प्रोटेक्शन बिल है, अभी देखिए वो भी सब एक तरीके से अभी पेंडिंग में ही है। तो ये तमाम बिल्कुल रोहित जी आपको इसी चीज से लेकर सवाल पूछूंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, भारत अभी फिलहाल डेवलपिंग कंट्री है। विकसित भारत बनने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, और जब डेवलप्ड जो कंट्री है, अमेरिका जैसी कंट्री है, फ्रांस जैसे देश है, वो खुद इन चीजों को लेकर बेहद यहाँ पर चिंतित रहते हैं, क्योंकि जैसे ही चीन का डीप सीक आया, उसके बाद अमेरिका के अंदर किस तरह से हलचल हुई थी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बेहद गंभीर था। तो ऐसे में भारत को भी इन चीजों को लेकर सोचना होगा। अली जी आपके पास आऊंगी। देखिए, यहाँ पर हम एआई का जिक्र कर रहे थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पे हैं, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, तो फ्रांस के साथ जो ना केवल कूटनीतिक संबंध बल्कि रक्षा क्षेत्र के अंदर भी जो साझेदारी भारत और फ्रांस की है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आई है। चाहे वो फिर मिराज 2000 की बात कर ले, जो इस तरीके से कारगिल युद्ध के दौरान देखा था किस तरीके से मिराज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, और भारत के पास एकमात्र मिराज ही है जिससे परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं फ्रांस भी इंटरेस्ट ले रहा है जो भारत का जो पिनाका रॉकेट है उसको खरीदने के लिए, क्योंकि आर्मेनिया उसको खरीद चुका है। तो ऐसे में भारत जो 33% जो अपना रक्षा जो हथियार है वो रूस के बाद फ्रांस से अपना सप्लाई करता है, अब भारत कहीं ना कहीं इस मामले में फ्रांस को भी एक्सपोर्ट करेगा। तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक जो उनका बॉन्जो कौदालेबो, तो भारत और फ्रांस की दोस्ती हमेशा अच्छी थी और भी पुख्ता होगी इससे।
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब फ्रांस जाते हैं, जब वहां पे इमैनुअल मैक्रोन उनके प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं और जो वो एड्रेस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट को, जी जहाँ पे ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेवन और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी वहां मौजूद थे। जी उसमें प्रधानमंत्री साहब ने जो जो इंटरेस्ट दिखाया कि केवल ही नहीं, एक तरीके से हमारे बायलैटरल टाइज भी वहां पे मजबूत हो गए। जी अब आप देखिए उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया, तो फ्रांस ने ये ऐलान किया है, ये घोषणा करी है कि हिंदुस्तान अगला एआई समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा। जी ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट था वहां पे। और डेविड मैक्रोन साहब ने ये भी बोला है कि जितने भी फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी है वो इन्वेस्ट करेंगी टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रांस के अंदर। और वो अब मैं एक मजाहिया तौर पे एक बात कहूंगा हमारे सारे जी दर्शकों के लिए, ताकि कुछ हल हटके होना चाहिए ना। देखिए जी दो चुनौतियां हैं जो पूरे विश्व को आज की तारीख में पेश कर रही हैं। वो जी रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास नहीं, वो दो चुनौतियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी और नेचुरल स्टुपिडिटी। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निर्भर होंगे तो हम इतने ही स्टूपिड होंगे। ये तो मजाक के तौर पे मैंने बोला, लेकिन हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है, जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए अगर आप व्हाट्सएप, ताकि आज की तारीख में हर कोई जी व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, मैं आगे के एडवांस नहीं समझाऊंगा। आप हिंदुस्तान अगर आप लिखेंगे HIN करके ही हिंदुस्तान आ जाएगा उसके अंदर, जी तो वो हो गया, वो क्योंकि वो फीड हो गया है, प्रोग्राम्ड हो गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या अगर आप किसी की फोटो देख रहे हैं, आज की तारीख में फोटो पे भी नाम आ जाएगा। अगर मैं अपना नाम बताऊं कि भाई ये नाम बताओ, तो वो आपको दिख जाता है। गूगल सर्च, बहुत एक तरीके से गूगल सर्च एंशिएंट हो गया है, आज की तारीख में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही रिलाई कर रहे हैं। अब आप देखिए, क्योंकि फ्रांस हमारा बड़ा अच्छा डिफेंस पार्टनर रहा है, जी तो रफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से दिए हैं। आपने मिराज 2000 की बात की, ये ऐसा विमान है जो कि ये परमाणु बम इससे गिर सकते हैं, बड़ा अच्छा जी है। फ्रांस हमारा बहुत डिफेंस में। एक सवाल था जब हिंदुस्तान केवल फ्रांस, रूस, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों की तरफ बस देखा करती थी कि ये हमारे डिफेंस पार्टनर हैं, ये हमको डिफेंस का इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जैसे कि फिलीपींस, अजरबैजान और अन्य देशों को हमने जी पुश जी दे दी है कि हम उनके डिफेंस पार्टनर बन गए। हम यानी कि उनको डिफेंस इक्विपमेंट, और फ्रांस जो हमको डिफेंस हमारा बड़ा अच्छा मजबूत पुख्ता डिफेंस पार्टनर रह चुका है, उसको जी हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे स्तर पर पहुंचे जहां पर हम ऐसे से बड़े देशों को हम भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करें। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल के समाप्त करूंगा कि हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ विश्व गुरु। हम बहुत जल्दी एक नंबर 1 सुपर पावर बहुत जल्दी बन जाएंगे हम। अली जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं और जब भारत आत्मनिर्भर भारत होने की बात करता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, खासकर जिस तरीके से हमारे DRDO HAL काम कर रहे हैं लगातार, उसमें फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ साझा कर रहा है। उनकी कंपनियां यहाँ पर आकर उन सभी हथियारों का निर्माण कर रही है, तो भारत के साथ जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको भी साझा कर रही है। जी जी अपग्रेड करती रहनी चाहिए जी ताकि हमारे सारे दर्शक ये बात समझ लें। हम हर बार मोबाइल, लैपटॉप हम अपग्रेड करते हैं ना, या कार हम अपग्रेड करते हैं, या घरों जी पे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज, बस ठीक उसी तरीके से चाहे UAV हो, चाहे जहाज हो, चाहे अपग्रेड टेक्नोलॉजी का बहुत जरूरी है। और जी एक और बात, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, कंप्यूटर की बात करी, तो इसमें देखिए ये बात सब जानते हैं कि कंप्यूटर की जी जबान एक ऐसी जबान है जो तासुब नहीं करती है। ये ना अंग्रेजी जानती है, ना हिंदी, ना मैथ्स, जी ये काबिलियत जानती है। तो इंसान की जो काबिलियत होगी उस पर, जो हम रोजी रोटी की बात करते हैं,
इंसान की काबिलियत कोई ये नहीं कि कोई अपने मर्जी से चुनेगा, भाई टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगी। तो यानी कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से कोई छुड़ावा नहीं है। बहुत लोग हैं जो पहले जमाने में अंग्रेजी नहीं जाया करते थे, तो जी। पिक्चरों में देखते हैं ना, मास्टर जी आ रहा है, मास्टर जी पढ़ा था खत। उस तरीके से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को समझना, सोचना बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जरूरी है। जी, और हमारे जी। देश की फट से घोषणा कर दी कि अगला एआई समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा। बिल्कुल और अली हिंदुस्तान जी, ने हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल साहब ने अली बोला, जी, देखिए यहाँ पर उसको एआई समिट को अगले साल भारत ने खुशी जताई है कि अगले साल अगर भारत के अंदर होगा तो ये भारत की खुशनसीबी होगी। और साथ ही साथ फ्रांस और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो कितने प्रगाढ़ है, कितने मजबूत है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि परमाणु परीक्षण के बाद, पोखरण के बाद जिस तरीके से सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कंट्रीज ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, तो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था। यूएनएससी के अंदर भारत को स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में फ्रांस रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर प्रस्ताव लेकर आया था 2019 में, उसको भी फ्रांस ने वीटो किया था। मोहम्मद अमीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने रक्षा समझौतों के बारे में जाना अली साहब से कि किस तरीके से फ्रांस और भारत के बीच जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कितनी मजबूती है। एआई को लेकर हमने बाकी गेस्ट से जाना, लेकिन आपसे थोड़ा सा हटके सवाल करना चाहूंगी। क्योंकि राफेल की जब डील हुई थी फ्रांस के बीच में और भारत के बीच में, इससे पहले जब यूपीए सेकंड थी तो उस दौरान ये पूरे डील के लिए बातचीत चली थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उसके बाद मोदी सरकार आती है, राफेल डील सक्सेस होती है, राफेल भारत को मिलते भी है, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो ऑफसेट पार्टनर्स को लेकर उठाए जाए या फिर इस पूरी डील की जो प्रोसेस रही उसको लेकर उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है डील की, वो क्या होती है, ऑफसेट पार्टनर्स क्या होते हैं, इसको जरा विस्तार से समझाइएगा सर। देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी सभी हमारे जो प्रवक्ता हैं और जो आपकी जनता को समझा रहे थे और आपको भी समझा रहे थे, बता रहे थे जी। कि जो होती है वो डिप्लोमेटिक स्तर पर पहले होती है, ग्राउंड लेवल पे पहले डिप्लोमेटिक स्तर पे 1 to 1 बात होती है दो देशों के बीच में। जी। और आप जिससे सुन रही थी कि इस मामले में हमारा जो फ्रांस है बहुत एक अच्छा पार्टनर, जी। इसकी जो डील में जो आपने राफेल की बात की, जी। राफेल की बात सक्सेसफुल हुई वो इसीलिए हुई कि, और उसके मामले में जो विरोधी दल थे उन्होंने भी इस मामले को उठाया और यहाँ तक कि इसको लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट तक भी, लेकिन वो बात बनी नहीं। और ये बात चूंकि क्या है, इस सौदे के अंदर किसी तरह की हेराफेरी नहीं की गई थी, ये साबित हो गया। इस बात को सरकार ने पहले ही माना था और कहा भी इस बात को, क्योंकि ये जो सरकार आई है, इस सरकार ने कोशिश ये की है कि रक्षा सौदे तो किए जाएं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को भी हम अपने देश में ले आएं, जिससे कि हमें पैसा फ्यूचर में आगे न देना पड़े और हम अपने देश में ही उत्पादकता बढ़ाएं और अपने देश को मजबूत बनाएं और सक्षम बनाएं, जिसके कारण ही आज जान रही है, पहले हम वेस्ट पार्टी थे, ईस्ट पॉलिसी को देखते थे, कभी हम देखा करते थे कि अमेरिका ताकतवर है, रशिया ताकतवर है, चाइना ताकतवर है, लेकिन आज ताकतवर देशों में अगर गिनती होती है तो हमारे इंडिया की भी होती है। इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने आजादी के बाद सबसे ज्यादा विश्व में दौरे किए, हर देश से उनसे संपर्क किया और कोशिशें की कि अपनी बात को उन्होंने समझाया। उसी का नतीजा आप देखिए कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैक्रोन, उन्होंने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि आप आइए, एआई शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता करिए। ये बहुत बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारा देश जो शत्रु देश है वो भी देख रहे हैं, चाइना भी दे रहा है और दुनिया भी देख रही है इस बात को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर 11 और 12 फरवरी को। मोहम्मद अमीन जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगे, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, जल्द ही हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि आखिरकार भारत का भविष्य एआई के अंदर क्या है और एआई की वजह से भारत का फ्यूचर क्या रहेगा। साथ ही साथ फ्रांस और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं, रक्षा क्षेत्र के अंदर जो रिश्ते हैं, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो किस तरीके से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करें। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अमीन जी, अब आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखिए कितनी मजबूती आई है, जिसकी वजह से मैक्रोन साहब ने उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री को सह अध्यक्षता करने के लिए बुलाया और इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप इस बात को भी मानेंगे कि चाइना का जो डीप सी आया और डीप सी की वजह से जो पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया, जिसकी कि ट्रम्प साहब ने भी चर्चा की इलेक्शन जीतने के बाद, और वहां पे मार्केट पूरे चले गए, जिसमें चाहे आप देखिए, चाहे मेटा की मार्केट रही हो, चाहे गूगल की मार्केट रही हो, सारी जितनी मार्केट थी सब बिल्कुल एकदम नीचे स्तर पे आ गई और एक ये सुनामी आ गया एक तरीके का। तो इस बात को देखते हुए देखा जाए तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें जो भारत का योगदान है, भी जो हमारे साइंटिस्ट या एडवाइजर्स कह रहे थे, उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे इंजीनियर और ब्रेन्स हैं जो एआई को ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाए, वो समझ पाए हैं। इसी को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है इस बात को कि एआई का विकास बहुत तेजी से जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें हम भी अपने देश को आगे रखेंगे। उसमें डेटा की गोपनीयता रखी जाएगी, आईटी और कानूनी आधार तैयार करने के लिए भी बात कही गई है। जहां तक उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन को धन्यवाद भी दिया और ये कहा साथ में कि ये जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने अपने भारत में प्रपोज किया है, जिसको उन्होंने माना भी कि 2026 में यानी नेक्स्ट ईयर ये जो कॉन्फ्रेंस होगी हमारा देश जो है उसको होस्ट करेगा और वो यहाँ पर आएंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें यूएस है, यूके, चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज। इसमें देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ चलना होगा हमें, क्योंकि ये लोग भी अब इस बात से घबराए हुए हैं देख के ये चाइना ने क्या एकदम से गेम कर दिया। आप आज देखिए ना कि जो एक 2 दिन की यात्रा के अंदर एक हमारा काउंसलेट भी वहाँ इनॉग्रेट हो रहा है विदेश मंत्रालय का, जिससे कि लोगों को, हमारे देश के लोगों को भी हेल्प मिलेगा, वहाँ के आने वालों को भी हेल्प मिलेगी। इसमें वीजा फैसिलिटी है और भी दूसरी असिस्टेंस है जो विदेश मंत्रालय से चाहिए होते हैं, वो भी उनको मिलेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो भी चाहिए उनको मिलेगा। आप देखिए वहाँ पे वार मेमोरियल की बात हुई और न्यूक्लियर डील की बात हुई है, उसमें की सेफ गार्ड की बात हुई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, कि जहां जाते हैं वो अपना सिक्का जमाते हैं और अपनी शान के साथ वहां पर जाते हैं। अभी इसके बाद उनकी दूसरी यात्रा जो है कनेक्टिविटी में ही हमारे यूएस प्रेसिडेंट के साथ में है। यूएस प्रेसिडेंट को भी अभी आई थिंक नेतन्याहू के बाद विश्व में दूसरे हेड ऑफ द स्टेट एक तरीके से कहा जाएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे। और जो दुनिया भर की अफवाहें हैं जो हमारे देश के अंदर विरोधी दल फैला रहे हैं, या दुनिया में सोचा जा रहा था कि शायद वो ब्रिक्स के बाद, जिसे ब्रिक्स में ये बात कही गई थी, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फौरन नकार दिया था, करेंसी के ऊपर बात आई थी कि वो ब्रिक्स की कोई करेंसी बनेगी, लेकिन इस बात को उन्होंने नकार दिया था कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा जी। जिसमें रुपए की बात आई थी, यूपीआई की बात आई थी कि लोकल करेंसी की बात होगी, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नकार दिया था। तो इस बात पे वो नाराज थे वो ट्रम्प साहब, और उन्होंने टैक्स की बात कही। तो टैक्स की अभी तक तो कोई इस तरह की बात नहीं है ये इंडिया के सामने, बल्कि दूसरे देशों के समक्ष रखी गई है, जैसे चाइना है और कनाडा है, अर्जेंटीना है, और जहां तक बात की उन्होंने कि पनामा लेने की बात की और कंट्रीज देने की बात की। इवन आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं गाजा को भी परचेज कर लूंगा। इस तरह की बातें हैं, चूंकि अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत से उनके अच्छे रिश्ते हैं। चूंकि हमारी जो डिप्लोमेटिक डील है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो सीजन डिप्लोमेट हैं और कैरियर डिप्लोमेट हैं, इसलिए उनकी जो सूझबूझ है वो अभी उनकी शपथ समारोह में गए थे, नॉमिनेट होके इंडिया से, और वहां पे मिलके भी आए और काफी अच्छी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके आए। ये हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धता है, प्लस पॉइंट है कि हमारे देश के जो डिप्लोमेट हैं, सीजन डिप्लोमेट और कैरियर डिप्लोमेट, वही विदेश मंत्री भी हैं, तो वो समझते हैं हर बात को और अच्छी तरह डील करके आते हैं, जिससे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर वहां पर अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं, हर समझौते को, हर बात को, हर डील को। जैसा कि आपने देखा इससे पहले भी जो बात आई थी मिराज 2000 की, वो भी डील इसी तरह हुई थी फ्रांस से।
तो मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ बात होगी। और चाहे माइग्रेशन का हो, इलीगल बिल्कुल माइग्रेंट को मोहम्मद देखिए, जी, और जब ये जो बिल्कुल ये जो फील्ड में हम डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी की जब बात कर रहे हैं और जो फ्रांस के ये दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। और ये सभी जानते हैं कि फ्रांस ने किस तरीके से भारत की मदद की है। जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके बाद किस तरीके से यूरेनियम का सप्लाई फ्रांस की ओर से किया गया, फ्रांस की मदद से भारत ने अपना न्यूक्लियर प्लांट वहां पर सेटअप किया था। तो ये सारी चीजें भली भांति जानते हैं, इसलिए फ्रांस भी एक्साइटेड है इन सभी चीजों को लेकर, किस तरह से भारत के साथ न केवल डिफेंस के सेक्टर में बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी भारत के साथ काम किया जाए मिलकर। मैंने कहा ना आपको कि देखिए ना, इसमें जो है न्यूक्लियर डील का भी था मामला, वो भी इनके एजेंडे में है। जो मोदी जी का एजेंडा है उसमें साथ में था और उस पर भी बात हुई है। और इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए इसकी बात हुई होगी, ऐसा नहीं है। 1 to 1 बात होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब जब जाएंगे वहाँ पर भी तो हर तरीके से अच्छी बातें होंगी। और जिस तरह दुष्प्रचार किया गया ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेके, इनको नहीं बुलाया गया है, देखिए हम आपको इस बात को, आपके दर्शकों को भी और सभी को बताना चाहूंगा जो मैंने विदेश मंत्रालय में काम किया है। तो ये हमारी मंत्रालय जो है, विदेश मंत्रालय प्रोटोकॉल के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो प्रोटोकॉल में वो चूंकि देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ट्रंप साहब वो जीते, और यहाँ पर भी उन्होंने इक्वलेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो है देश की राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने नॉमिनेट किया हमारे देश के विदेश मंत्री को वहाँ जाने के लिए। तो ये बात है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को नहीं उन्होंने बुलाया, नहीं, प्रोटोकॉल में ही राष्ट्रपति को बुलाता है। इसलिए अब देखिए यात्रा है, अब उनकी जो डील है, उनके फोन पे बात हुई है, सौहार्दपूर्ण बात हुई है। मैं समझता हूँ कि अच्छे रिश्ते हैं ट्रंप से और उनकी दोस्ती भी है। और ये देख आपको बात वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चल पाएगा पूरे हिंदुस्तानियों को कि हमारी ट्रंप के साथ कैसी घनिष्ठ मित्रता मोदी जी की है। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और ये सक्सेसफुल यात्रा होगी फ्रांस की भी और यूएस की भी। जी बिल्कुल मोहम्मद जी। रोहित जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद अली साहब आपके पास आऊंगी। रोहित जी देखिए, यहाँ पर जो बाकी 2 गेस्ट हैं, उन्होंने जब एआई का यहाँ पर जिक्र किया तो तमाम चुनौतियों का भी जिक्र किया, और जो अली जी है उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था डीप फेक का, और उन्होंने ताइवान का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, ताइवान और चीन का। तो डीप फेक की जो समस्या है वो तो हर एक देश के लिए बनी हुई है, और जो चुनौतियों का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। और जब साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, 2024 के ही आंकड़े हैं, भारत के अंदर 17 लाख साइबर क्राइम की जो शिकायतें थी वो यहाँ पर दी गई थी। तो ऐसे में जब 1 साल के अंदर जब आप 17 लाख शिकायतें आपको मिलती है साइबर क्राइम की, तो ऐसे में भारत इन सब चीजों से कैसे निपटेगा, कैसे मॉनिटरिंग करेगा, कैसे लोगों को जागरूक करेगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो कीजिए लेकिन सतर्कता के साथ कीजिए, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया है। देखिए साइबर का जब मामला चलता है, देखिए साइबर क्राइम बढ़ा है जी, और उसके का रोकथाम हुआ नहीं है जी। और आपने जितना जो डेटा आपने बताया वो देखिए बिल्कुल सही है। ये एक सरकार की विफलता हो सकती है। जैसे भी हमारे साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को लाना और डिजिटल इंडिया करना। देखिए एक बहुत बड़ा डर है हम लोगों में, और ये डर इस बात का है, मैं कह सकता हूँ कि मशीन डायरेक्शन देगा आपके माइंड को। अब डिसीजन लेने की क्षमता देखिए आपकी कम हो सकती है, क्योंकि जो नई जो फ्यूचर है, एक नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो देखिए अब बटन पे काम करेगी, अब वो टिप्स पे काम करेगी, अब वो अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अब देखिए अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। अब आपने अपना अब देखिए आपकी मेमोरी, अब देखिए कितने आपके लॉस है, कितना आपका नुकसान हो सकता है कि एक मानव जीवन में एक माइंड का जो बड़ा रोल है, एक मस्तिष्क का जो काम है, उसको कैसे आपको उसका यूज करना है। देखिए आप कभी कभी कहते हैं कि आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, आप दिमाग लगाना बंद कर देंगे तो आप डंप हो जाएंगे, आप बिल्कुल आप स्टेबल हो जाएंगे, आप काम करना बंद कर देंगे, आपका मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, आपकी बिल्कुल। एक सवाल, आपने कहा दिमाग नहीं लगाते, और अक्सर ये देखने में मिलता है जब भी कोई हम नई वेबसाइट या कोई भी नया ऐप जब हम फोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले वो तमाम परमिशन आपसे लेता है, लेकिन अक्सर लोग उन चीजों को पढ़ते नहीं है और परमिशन वो देते चले जाते हैं, और उसके बाद कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि उनका फोन हैक हो जाता है। तो ऐसी भी शिकायतें आती है, लेकिन लोग अक्सर उसको देखते नहीं है कि आखिरकार वो हमसे परमिशन किस चीज की ले रहा है। वो बिना पढ़े उन सब चीजों को परमिशन कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं।
तो वही तो देखिए आप सोशल मीडिया हम लोग जो यूज करते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से सर्कुलेशन है उसका, गलत और सही का हम अंदाजा नहीं लगा पाते और उसका कितना रिपरकशंस, कितना इफेक्ट पड़ता है समाज में, सोसाइटी में, और उसका असर देखिए हम लोग कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं इन सब चीजों में। तो आप आज की डेट में जो आपकी टेक्नोलॉजी है, देखिए जब तक आप पूरा कानून नहीं बनाएंगे, मेरी समझ से तो यह कि मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ावा देना है तो देखिए वो कुछ ही सेक्टरों में आप कर सकते हैं। आप हर एक फील्ड में अगर आप ओपन कर देंगे, अब जैसे चैट जीडीपी का इशू था, अब देखिए आप सपोज करिए एक लीगल ड्राफ्टिंग करनी है, अब आपको लीगल ड्राफ्टिंग आप अपने माइंड से करते थे, एक एक चीज आपको उसके फैक्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते थे, आप उसके फैक्ट पे जाकर के उसमें डीप में जाकर के तब जाकर के एक आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती थी। अब क्या है कि आप अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको बस केवल आप कुछ चीजें सिर्फ आपको वर्ड्स कुछ टाइप करने हैं और वो सारी डिटेल्स आपको निकाल के दे देगा। तो आपका टाइम तो बचाया, लेकिन आप एक लाइफ में एक आदमी की जो एक उसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं डंप हो जाएगा। उसके बाद उस पर क्या असर आएगा, उसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, मेमोरी आपकी याददाश्त खत्म हो जाएगी, याददाश्त आपकी कम होती जाएगी, फिर देखिए मानसिक तनाव आएगा, जो मेंटल आपका डिस्टर्बेंस हो वो कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो बढ़ने का मतलब हुआ, देखिए बाकी चीजें देखिए वो कवर अप कर सकती है सरकार, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी चलिए जॉब डिस्प्लेसमेंट को लेकर काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से एक मानव संरचना हुआ है, जो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसका इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग से चीजों को हम नई टेक्नोलॉजी को इजाद करते हैं, तो एक बार इजाद करने के बाद एक कोई सिस्टम बनने के बाद उसका असर कितना पड़ना है। और देखिए नया जो फ्यूचर आपका आगे की जनरेशन जो आने वाली है, वो आपको उसको कहीं ना कहीं आप एक मशीन, एक बटन दे रहे हैं, आप कुछ ना कुछ एक कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे कि वो आपको लिमिटेड चीजों तक रहेगा उसका, क्योंकि आप गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी देने जा रही है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी दे रही है ना आपको। तो टेक्नोलॉजी देने का मतलब है कि आप अगर फ्रीली आप कोई चीज फ्री हैंड दे देंगे किसी चीज को जिसका कि रिपरकशंस कहीं ना कहीं उसके शरीर पे पड़ेगा, तो ये तो बहुत नुकसान का काम है। बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, चुनौती आती है, तो उससे निपटने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है। अली जी देखिए, यहाँ पर अक्सर एक बात अब लेमैन की भाषा में कही जाने लगी है कि अब जो युद्ध होंगे वो ऐसे युद्ध नहीं होंगे कि एक सेना दूसरी सेना के सामने खड़ी है, अब जो वॉर होंगे वो डिजिटली होंगे। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से चीन का डीप सीक आया, उसके बाद अमेरिकी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए भी चिंता जाहिर सी बात है होगी, ना केवल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बल्कि जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक चिंता होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है जी। देखिए जो पहले सोल्जर थे, जो फौजी थे, वो कितने 100 दंड मारेगा, इतने पुशअप मारेगा, फिजिकली फिटनेस, ये वो धीरे धीरे, क्योंकि मैं तोपखाने से आता हूँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से, वो टेक्नोलॉजी में तब्दील हुआ। हमारे पास पाम टॉप था, लैपटॉप था, आर्टिलरी बोर्ड था, हम कैलकुलेट करते थे कहाँ पे गोला गिरेगा। फिर ऐसे करते करते एक एडवांसमेंट हुई, जैसे कि कैवलरी ले लिए, हॉर्स कैवलरी होती है, उसमें सैडल स्टिरअप आया, बेयोनेट आया, बेयोनेट के अंदर से एक छेद होता है, वो एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की। अब एक आ गया मिलिट्रैक्स। अली जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित जी, आपने एक बात यहाँ पर कही थी कि भारत के पास ऐसे ब्रेन्स है जो एक क्रांति ला सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर अभी भी फिलहाल ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन बनी हुई है। भारत के जो साइंटिस्ट है या भारत के जो इंजीनियर्स है दूसरे देशों में जाकर काम। जी अली जी, आपको आवाज आ रही है? तो जी आवाज आ रही है, जैसे चेकबुक होती है उस टाइप से एयर टिकट आया करता था उस टाइम पे, पहले उस टाइप का, ठीक है। फिर ट्रैवल एजेंट्स आए, उसके बाद फिर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई, और जो पैसे थे वो बाय कैश, फिर प्लास्टिक मनी आया बाय कार्ड। अभी अपने फोन पे ही हर एक के पास ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ भी हो गया। तो ये एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की। अब शॉपिंग भी ऑनलाइन घर में बैठ कर जाती है, शॉपिंग भी। तो इससे इंसान के शरीर पे, जी मैं मानता हूं कि बाहर नहीं गया इंसान, बाहर। अभी आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी के जरिए
हम जितने में हैं हम जुड़े हुए टेक्नोलॉजी के जरिए, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। मगर चार्ल्स डार्विन की थियरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होएगा वही जिंदा रहेगा, वही जिएगा। तो इससे हमको अडेप्ट करना पड़ेगा, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिना टेक्नोलॉजी के फ्यूचर भी नहीं है। हमको फ्यूचर हमें वक्त के साथ साथ बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले के जमाने में ऐसा होता था, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने अब आप कहेंगे मिलिट्री के तरीके से वॉर। जी पहले सोल्जर बहादुरी दिखाई जाती थी, अब ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे। आपने चीन की बात करी, एक चाइनीज फिलोसोफर थे और एक ऑथर थे, सन जू उनका नाम था। उन्होंने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर, एक क्राफ्ट के जो जंग होती है उसमें लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े, बिना गोली फायर ही करे आप जंग को जीत जाए। वो कैसे होएगा? वो साइबर वॉरफेयर से होएगा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से होएगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से होएगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से होएगा। ये नहीं कि आप मैदान जंग में खड़े होकर आप गोली फायर कर रहे हैं। चीन जो है वो अपने वो तापमान झेल नहीं पाता, तो रोबोटिक आर्मी तैयार करता है, वो प्रोपेगेंडा में यकीन करता है, वो अपनी इमेज दिखाता है लार्जर देन लाइफ। तो वो चीन जो है वो उसी टाइप का वॉरफेयर कर रहा है। अब आपने डीप सी की बात करी, तो देखिए चीन जो है ये इसमें माहिर है, इसमें माइंड गेम्स खेलने में, और यही मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है। सबसे पहले जब जंग होती है, सबसे पहले खात्मा होता है सिपाही का नहीं, इंफॉर्मेशन का, सच्चाई का। जो हमको क्या पता युद्ध क्षेत्र में वहां पर क्या, जहां पे गोलियां उड़ रही हैं, जहां पे बम उड़ रहे हैं, वहां पर मीडिया की टीम पहुंचती है। अक्सर मीडिया के लोग भी कैजुअलिटी हो जाते हैं, लेकिन अंदर डीप विद इन बैटलफील्ड में क्या हो रहा है मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं उस मैदान जंग से गुजर चुका हूं। मुझे मालूम है कि वहां पर जब गोलियां चलती हैं तब ऐसे चलती है कि ये होश रहता नहीं है कि भाई कहां पे क्या हो रहा है। और वही अगर आप कमांड पोस्ट में बैठकर तसल्ली से ठंडे पानी का गिलास लेकर आपको बटन दबाना पड़ेगा और बम्बार्डमेंट हो जाएगी बस केवल। तो मॉडर्न वॉरफेयर मैं ऐसे देख रहा हूं कि मॉडर्न वॉरफेयर भी टेक्नोलॉजी पे निर्भर होएगा बहुत। बिल्कुल अलीश जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया कि जो जमाना है किस तरीके से एडवांस्ड हो रहा है, तो भारत को भी उसी हिसाब से अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को एडवांस्ड करना होगा। मोहम्मद अमीन जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया था कि भारत के अंदर ब्रेन्स बहुत है जो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन भारत के अंदर है। आपने इतने देशों में काम किया है, भारत वो इन्वायरमेंट, वो कल्चर अपने लोगों को क्यों नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उन्हें बाहर दूसरे देशों में जाकर अपना जो दिमाग है वहां पर वो यूज करते हैं, उस कंट्री के विकास में एक तरह से योगदान देते हैं। देखिए, मैं एक बहुत पुरानी बात याद दिलाऊंगा जो हिस्ट्री और इतिहास में हमारे देश के अंदर लिखी गई है। मिस्टर खुराना थे जो जीन्स की उन्होंने खोज की थी और वो अमेरिका में थे। वहां से वो वापस आए और आकर यहाँ पर हिंदुस्तान में उन्होंने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, देश के प्रधानमंत्री से, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा है कि मैं यहाँ पर एक लैब खोलना चाहता हूँ, तो इसका खर्चा इतना होगा जिसमें कि हम जीन्स की खोज करेंगे। क्योंकि हम अपने भारत के लिए करेंगे और वहाँ हमें हर चीज देने को तैयार है अमेरिका, लेकिन उसका ये कहना है कि मुझे उसकी सिटीजनशिप लेनी होगी और जो भी हम खोज करेंगे वो अमेरिका के नाम होगी। इसी तरह रशिया को आप देखिए, जो वहां पर पेपर बनता है, बेस्ट पेपर बनाने वाला जो था वो हमारे हिंदुस्तान का था। वही मैं ब्रेन की बात कह रहा था। हमें अब सोचना होगा इस युग में कि हमें उन लोगों को जो अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के हैं, इनको हमें बाहर नहीं जाने देना है। उनको यहीं पर सुख सुविधाएं देनी है, वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है कि वो हमारे देश के लिए डेवलप करें। होता क्या है कि वो पढ़ लिख के जब तैयार होते हैं और पीएचडी करते हैं, रिसर्च करने की जब स्थिति आती है और कुछ देश को देने के लिए होते हैं स्थिति में, उस वक्त उनको बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी तक स्थितियां ऐसी नहीं थी कि उनको सपोर्ट किया जाए। आज की डेट में देखा जाए तो देखिए, आप पीछे कोरोना हुआ था, कोरोना में हमारे साइंटिस्टों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा पूरा फुल सपोर्ट है हमारा, आप करिए। कोरोना के टीके यहाँ बनाए गए और पूरी दुनिया में बांटे गए। तो ये एक मिसाल है पिछली गवर्नमेंट की और इस गवर्नमेंट की। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मोदी जी के सामने ये बात है और उन्होंने रखा है आज फ्रांस के अंदर इंटेलिजेंस के लिए,
तो मैं समझता हूँ कि इस बात को वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा था, वो इस गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री ने सोचा कि हम जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेके आते हैं बराबर, उस टेक्नोलॉजी को तो हम लेके तो आए, लेकिन साथ में उनसे ये भी समझौता करें कि इनकी टेक्नोलॉजी को हम हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करें। कितनी अच्छी बात है। ये देश के हित की भी बात है और देश के डेवलपमेंट के लिए भी बात है कि हमें बार बार उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इन सरकारों ने कुछ नहीं सोचा, और ये जो प्रेजेंट सरकार है ये देश के हित के लिए सोचती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सोचा है और उन्होंने यहाँ फ्रांस में ये बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के साइंटिस्टों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ, जाता आता रहता हूँ, मैं उनके दुखों को समझता हूँ कि वहाँ विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन न तो उनको उतने वेजेस मिलते हैं, ना उनको वो स्वतंत्रता है। आज भी वो सेकंड ग्रेड के बिल्कुल कहलाते हैं। बिल्कुल मोहम्मद अमीन जी और बाकी आप उसका- सभी गेस्ट से यूं ही चर्चा आगे करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान की बातें यहाँ पर हो रही है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट को संबोधित किया। उन्होंने एआई की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला, साथ ही साथ जो चुनौतियां आएंगी इसके साथ उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन कल देखना होगा कि भारत और फ्रांस के बीच क्या रक्षा समझौते होते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।